इन्फिनिट स्टोरीवर्स में आपका स्वागत है। अगर आपको दिलचस्प कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी कहानी मिस न हो। एपिसोड 11 क्रूल आरवी एंड जुनून की कीमत। ब्लैक मून विला। जैसे ही आरवी ने जुनून की आंखों में आंखें डालकर कहा कि वो उसका ऑब्सेशन है, जुनून की आंखें बड़ी हो गई। आरवी उसकी आंखों में एकटक देखते हुए बोला, ऑब्सेशन समझती हो ना तुम क्या होता है? ये वो होता है जो प्यार की हर हद से बढ़कर होता है। ये वो होता है जिसमें हर हद अपनी हद पार करती है। प्यार हम भूल भी जाते हैं और प्यार में तरस भी होता है, लेकिन ऑब्सेशन में तरस नाम का कुछ भी नहीं होता। सामने वाला बस हमें किसी भी हाल में चाहिए होता है। उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। आरवी की बातें सुनते हुए जुनून के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो तुरंत आरवी को धक्का देते हुए पीछे की तरफ हट गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे आरवी की आंखों में एक अलग ही जुनून नजर आ रहा था, जो उसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। वो गुस्से से बोली, मुझे नहीं बनना आपका ऑब्सेशन। आपका ऑब्सेशन क्या? मुझे किसी का भी ऑब्सेशन नहीं बनना। खबरदार, जो आपने अब मेरे करीब आने की कोशिश भी की। ये बोलते बोलते वो अचानक ही रुक गई थी जब आरवी एक बार फिर से उसके करीब आ गया। वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए आरवी को देखने लगी और वही आरवी भी एकदम गहरी आवाज में बोला, प्यार से तुम्हें सारी बातें समझा रहा हूं तो समझ जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी हो जिंदगी में। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ हो। पसंद आ गई हो मतलब आ गई हो, क्यों और ना का कोई सवाल ही नहीं बनता। यहां से तुम कहीं भी नहीं जा सकती। हाँ, मेरे साथ पार्टी में जा सकती हो, वेकेशन पर जा सकती हो, सब जगह जा सकती हो, लेकिन सिर्फ मेरे साथ। बाकी और कहीं ना तुम्हारे कदम जाएंगे और ना ही तुम्हारी नजर। जुनून हैरानी से आरवी की तरफ देख रही थी। अब तक वो कितना नॉर्मल नजर आ रहा था। हालांकि जुनून ने खुद आरवी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, ऐसा कुछ जिसे सुनकर इंसान अपनी जगह पर खड़ा खड़ा कांप जाए, जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। लेकिन जब से वो आरवी के पास आई थी तब से उस रात वाली जबरदस्ती के अलावा उसे आरवी की किसी बात से डर नहीं लगा था। लेकिन अब तो उसकी आंखों में देखने भर से ही जुनून की सांस अटक रही थी। उसने अपने सूखते हुए होठों को हल्का सा तर किया और आरवी की तरफ देखते हुए बोली, मेरा जहां मन करेगा मैं वहां जाऊंगी। आप मुझे यहां पर जबरदस्ती ले आए हैं, इसका मतलब ये नहीं मैं यहीं पर रहूंगी। आप गैंगस्टर होंगे, बेशक होंगे। लोगों की जान से खेलना आपका शौक भी होगा, आपका काम भी होगा। लेकिन मुझे कोई डर नहीं लगता, मरने से तो बिल्कुल भी नहीं। आरवी उसकी बात बीच में ही काटकर बोला, मरने तो मैं तुम्हें दूंगा भी नहीं। जुनून उसकी तरफ देखती ही रह गई। तभी एक सर्वेंट ने दरवाजा नॉक किया। उस सर्वेंट के हाथों में ट्रे थी। जुनून ने उस सर्वेंट की तरफ देखा, लेकिन आरवी ने तो पलटकर दरवाजे की तरफ देखा ही नहीं था। वो बिना दरवाजे की तरफ देखे ही बोला, टेबल पर लगा दो। वो सर्वेंट अपना सर झुकाकर अंदर की तरफ आए और टेबल पर खाना लगाने लगी। जुनून आरवी की तरफ देखते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं खाना। आरवी हल्का सा व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, अभी कुछ देर पहले ही तुम्हें भूख लगी थी और अब भूख मर गई। भूख है या फिर कोई मक्खी मच्छर जिसकी 4 घंटों की भी वैलिडिटी नहीं थी। जुनून गुस्से से बोली, बकवास बंद कीजिए। आपके यहाँ का खाना अब मुझे बिल्कुल नहीं खाना। आप मुझे अपनी केयरटेकर बनाकर लेकर आए थे ना, लेकिन अब मुझे ये जॉब नहीं करनी। आपने मेरे मामा मामी को जो पैसे दिए हैं आप उनसे वापस ले लीजिएगा और मुझे वहां पर छोड़ आइए। अभी वो बोल ही रही थी कि आरवी एक बार फिर से उसके करीब आया। उसे अपने करीब आते देख अब जुनून ने अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए। वो पीछे दीवार से लग गई तो आरवी उसके चेहरे पर झुका और बोला, क्या वापस ले लूं मैं तुम्हारे मामा मामी से? जुनून कांते हुए होठों से बोली, पैसे। आरवी ने बड़ी ही तिरछी नजरों से उसे देखते हुए अब मुस्कुरा कर कहा, उनकी जान तो मैं बेशक से ले लूं, लेकिन तुम्हारे बदले में पैसे नहीं जानूं। ऐसा हो ही नहीं सकता। आरवी की पसंद की कोई कीमत नहीं हो सकती और तुम तो पसंद से बढ़कर ऑब्सेशन हो, तो तुम्हारी कीमत तो कोई पूरी जिंदगी नहीं लगा सकता, तुम खुद भी नहीं। ये बोलकर उसने जुनून को अपनी गोद में उठाया और सामने सोफे की तरफ लेकर बढ़ गया। जुनून उसके कंधे पर अपने हाथ मार रही थी। उसे आरवी की तरफ से की गई ये जबरदस्ती बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। आरवी उसे सोफे पर बिठाकर उसे बाइट बनाकर खिलाने लगा, लेकिन जुनून ने तुरंत उसका हाथ दूर झटक दिया और बोली, मुझे नहीं खाना। भूख ही मर जाऊंगी लेकिन आपके हाथों से कुछ नहीं खाऊंगी और इस घर का तो पानी भी नहीं पीऊंगी। आप क्यों नहीं समझते हैं मिस्टर गैंगस्टर कि आप किसी के साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते?
आप लोग इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं? आरवी गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, खाना खा रही हो या नहीं? जुनून भी गुस्से से बोली, मुझे नहीं खाना कुछ भी, और अब आपको अचानक से क्या हुआ? कल तक तो बड़ा आप मेरे साथ प्यार से पेश आ रहे थे, तो अब ऐसे गुस्सा क्यों आ रहा है आपको? आरवी हंसा और बोला, अगर तुम प्यार से बात करोगी तो मैं भी प्यार से बात करूंगा, लेकिन अगर तुम गुस्सा दिखाओगी जानम तो गुस्सा तो मुझे भी आएगा। अच्छा चलो ठीक है, दोनों अपना गुस्सा छोड़ते हैं और प्यार से खाना खाते हैं। एक बाइट तुम मुझे खिलाना और एक बाइट मैं तुम्हें खिलाऊंगा। उसकी बात सुनकर जुनून ने और भी ज्यादा मुंह बनाना शुरू कर दिया। आरवी ने एक बार फिर से निवाला बनाकर उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन इस बार जुनून ने अपना चेहरा ही दूसरी तरफ घुमा लिया। आरवी उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं उन लड़कों में से नहीं हूं जो आगे पीछे घूमता फिरेगा। मेरा खुद का दिमाग सटका रहता है जिसे शांत करने के लिए कोई चाहिए, और यहाँ पर मुझे तुम्हारा दिमाग शांत करना पड़ रहा है। ऐसे तो मेरा भी दिमाग बम ब्लास्ट होगा और तुम्हारा भी, और ये पूरा ब्लैक मून विला जलकर स्वाहा हो जाएगा। जुनून गुस्से से बोली, होता है तो बेशक से हो जाए। आरवी ने अगले ही पल उसके सिर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब कर लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, खबरदार जो इसके बारे में ऐसा कुछ कहा तो ये ब्लैक मून विला जान है मेरी। उसकी बात सुनकर जुनून व्यंग्य से मुस्कुराए और बोली, ये सही है। इंसानों से तो हमदर्दी तक नहीं और ईंट पत्थर को आपने अपनी जान बना लिया, वैसे इतना प्यार क्यों है आपको आपके इस विला से? आपके लिए तो ये बहुत छोटी मोटी चीज होगी, ऐसे ना जाने कितने ही विला आपने अपने लिए बनाए होंगे। आरवी ने अब उसके सिर के पीछे से अपना हाथ हटाया और पीछे की तरफ होकर बोला, क्योंकि ये मेरी जान की पसंद है। मेरी जान मेरा छोटा भाई अक्षत, उसे ये विला बहुत पसंद है, और जो चीज उसे पसंद है वो मुझे कैसे पसंद नहीं होगी? अक्षत नाम सुनकर जुनून को एक कपकपी सी मच गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। आरवी उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब खाना खाओगी या नहीं? जुनून वहां से उठी और वापस बेड पर आकर बैठते हुए बोली, मुझे नहीं खाना आपका ये खाना। ले जाए इसे और अपने भाई को खिलाए, वो आपकी जान है, मैं नहीं। आरवी अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, आय हाय इतनी जलन। मैंने तो सिर्फ उसका नाम लिया और तुम्हें तो सच में जलन होने लगी। बट डोंट वरी जानम, वो भाई है मेरा और तुम तो जान हो मेरी। हाँ जान तो वो भी है, लेकिन तुम जान से भी बढ़कर जानम हो। ये बोलते हुए आरवी जुनून के बिल्कुल करीब आ चुका था और उसके चेहरे पर झुक गया था। उसकी गर्म सांसें जुनून को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। जुनून ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। आरवी पीछे की तरफ हटा और बोला, आखिरी बार पूछ रहा हूं तुमसे, खाना खाओगी या नहीं? इस बार जुनून ने कोई जवाब नहीं दिया। आरवी उसकी तरफ देखते हुए बोला, ठीक है मर्जी है तुम्हारी, जबरदस्ती नहीं करूंगा। जुनून व्यंग्य से मुस्कुराए और बोली, जबरदस्ती नहीं करेंगे आप मेरे साथ? शायद आप भूल गए हैं कि कल आपने मेरे साथ किया क्या है। कल आपने मेरे साथ जो हरकत की है ना, वो इंसान नहीं करते जानवर करते हैं, और आप भी उन्हीं जानवरों में से एक हो। ये बोलकर जुनून ने गुस्से से एक बार फिर से अपना चेहरा घुमा लिया था और उसकी वो बातें सुनकर आरवी की गुस्से से मुट्ठियां कस चुकी थी। गुस्से से कांपते हुए वो रूम से बाहर चला गया और जुनून बस उसे जाते देखती रह गई। वो भी मुंह बनाते हुए बोली, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। भले ही मामा मामी ने मुझे यहाँ पर जानबूझकर भेजा है, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं उनकी साजिशों को भी और उनके इरादों को भी, लेकिन मुझे वापस उनके पास जाना होगा। अगर मैं उनके पास नहीं गई तो कहीं वो सुकून के साथ। ये बोलते हुए उसकी सांसें गहरी होने लगी थी। परेशानी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी और उसके चेहरे पर पसीना झलकने लगा था। वो कुछ देर यूं ही बैठी रही और फिर रूम से बाहर आए। अब तक रात हो चुकी थी। उसे बाहर हॉल में कोई नजर नहीं आया सिवाय हरी काका के, तो वो हरी काका के पास जाने लगी ताकि उनसे कोई मदद मांग सके। लेकिन तभी वहां पर अवल आया और हरी काका से बात करने लगा। अवल को हरी काका के साथ देखकर वो तुरंत बोली, नहीं मैं हरी काका से मदद नहीं मांग सकती। उन्हें और मिस्टर गैंगस्टर को देखकर लग रहा था कि वो उनके काफी खास है, मुझे किसी और से मदद मांगनी पड़ेगी। ये बोलते हुए वो इधर उधर अपना चेहरा घुमाकर कोई इंसान ढूंढ रही थी जिसमें थोड़ी बहुत इंसानियत हो। तभी उसे सामने की तरफ एक रूम नजर आया जिसमें एक शख्स अंदर की तरफ जा रहा था। उसे देखकर वो तुरंत उसके पीछे पीछे आए। उसे बस उस शख्स की पीठ दिखाई दे रही थी, लेकिन जब तक वो वहां पर पहुंची तब तक वो शख्स अंदर जा चुका था और उसने दरवाजा बंद कर लिया था। जुनून ने जल्दी से दरवाजा खटखटाना शुरू किया, लेकिन लगातार दरवाजा खटखटाने के बाद भी अंदर से वरुण ने दरवाजा नहीं खोला।
जुनून गुस्से से बोली, पता नहीं यहाँ पर सब इतने अजीब क्यों है। इतनी जोर से दरवाजा खटखटा रही हूँ लेकिन जैसे अंदर बैठा इंसान बहरा है, जैसे कुछ सुनाई नहीं देता। अब मैं क्या करूँ? ये बोलते हुए एक बार फिर से उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। कुछ सोचते हुए वो धीरे धीरे कदम नीचे की तरफ बढ़ाते हुए नीचे हॉल में आए तो अब वहां पर ना ही हरी काका थे और ना ही अव्वल। मौके का फायदा उठाकर वो तुरंत बाहर की तरफ भाग गई। वो बाहर आए तो उसे दरवाजे पर सामने गार्ड्स खड़े हुए दिखाई दिए। वो उन गार्ड्स की तरफ देखते हुए बोली, मुझे उम्मीद तो नहीं है इनसे, लेकिन शायद ये लोग इतने भी पत्थर दिल ना हो। ये बोलकर वो उन गार्ड्स के पास आए और उनमें से एक की तरफ देखते हुए बोली, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। वो गार्ड तुरंत बोला, सॉरी मैडम, लेकिन आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। यहाँ पर कोई भी बॉस की इजाजत के बिना बाहर नहीं जा सकता। जुनून गुस्से से बोली, लेकिन मेरा बाहर जाना बहुत जरूरी है। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। यहाँ पर मुझे जबरदस्ती लाया गया है, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये बोलते हुए जुनून ने उनके आगे हाथ जोड़ लिए। उसे यूं देखकर वो गार्ड तरस भरी नजरों से उसे देखने लगे। तभी जुनून बोली, अगर मेरी जगह आपकी बेटी आपकी बहन होती तो क्या आप उसकी मदद नहीं करते? प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। ये बोलते हुए उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और उन आंसुओं ने अब उस गार्ड को पूरी तरह से पिघला दिया था। वो दरवाजा खोलने के लिए आगे की तरफ बढ़ा तो एक दूसरा गार्ड उसे रोकते हुए बोला, अरे यार, ये क्या कर रहा है तू? जानता है ना बॉस को? अगर उन्हें पता लगा तो वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सामने से वो गार्ड जो जुनून की मदद करने के लिए तैयार था वो तुरंत बोला, पर यार, किसी को जबरदस्ती अपने पास रखना तो गलत है ना। मुझे इस लड़की की मदद करनी होगी। ये बोलकर उसने दरवाजे पर लगे हुए ताले को अपने फिंगरप्रिंट से खोल दिया तो जुनून के चेहरे पर राहत भरे एक्सप्रेशन आ गए। वो तुरंत आगे की तरफ आए और उस गार्ड के आगे अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, थैंक यू सो मच। आप सोच भी नहीं सकते आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक से उसके सामने खड़े गार्ड के सर से गोली आर पार हो गई और खून का फुहारा ऊपर की तरफ फूट पड़ा। जुनून के चेहरे पर भी खून की बूंदें आए और उसके सामने खड़ा हुआ गार्ड जिंदा इंसान से लाश बनकर नीचे जमीन पर गिर गया। जुनून अपनी जगह पर खड़ी सुन्न रह गई। क्या मोड़ लेगा अब आरवी का ऑब्सेशन? क्या जुनून रूबरू होगी आरवी के बेहद खतरनाक ऑब्सेशन से? एपिसोड 12 में तुम्हें दर्द दूंगा। ब्लैक मून विल। आरवी ने जैसे ही उस गार्ड के सर से गोली आर पार की, जुनून की आंखें बड़ी हो गई। वो डर से एकदम सहम गई थी। उसकी जोर से चीख निकल गई। वो गार्ड एक ही पल में जिंदा इंसान से लाश बनकर नीचे जमीन पर गिर चुका था और जुनून बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। डर से कांपते हुए उसने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए थे। आरवी उसके पास आया और बोला, कहा था तुमसे, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। तुम तो क्या, तुम्हें जो हवा भी छू दे वो भी मेरी मर्जी के बिना यहाँ से बाहर नहीं जा सकती? तो तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम यूं ही किसी इंसान के सामने गिड़गिड़ाओगी और फिर उसकी मदद लेकर बाहर चली जाओगी? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया जानम? उसकी बात सुनकर जुनून, जो अब तक अपनी नमी भरी आंखों से उस गार्ड की लाश की तरफ देख रही थी, अब उसने गुस्से से आरवी की तरफ देखा और बोली, कितने घटिया है आप। इस गार्ड ने मेरी हेल्प की, मुझे इंसानियत दिखाई तो आपने इसकी जान ले ली। कैसा दिल है आपका? आपके हाथ नहीं कान पे एक बेकसूर की जान लेते हुए। उसकी बात सुनकर आरवी बेफिक्री से बोला, बेकसूर? कैसा बेकसूर? जिसकी वजह से मेरी जानम मुझसे दूर जा रही थी वो बेकसूर कैसे हुआ? उसकी गलती तो ऐसी है जिसकी कोई माफी ही नहीं। जुनून गुस्से से कांपते हुए बोली, चुप, बिल्कुल चुप। नहीं सुननी मुझे आपकी कोई बकवास, कोई जानम नहीं हूं मैं आपकी। खबरदार जो अब आपने मुझे दोबारा इस नाम से बुलाया। आरवी उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, अच्छा तो क्या करोगी अगर तुम्हें इस नाम से बुलाऊंगा? जानम जान जानेमन बहुत नाम है जिनसे तुम्हें बुलाने का मन है मेरा। बताओ क्या करोगी? ये बोलते हुए वो जुनून के बिल्कुल करीब आकर उस पर हल्का सा झुक चुका था। जुनून एक बार फिर से कांपने लगी थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। आरवी जुनून के गाल को छूते हुए बोला, बताओ ना जानम क्या करोगी? अभी वो बोल ही रहा था कि जुनून ने उसे जोर से धक्का दिया और बोली, मैंने कहा ना मुझे हाथ मत लगाना। खबरदार जो इस बार दोबारा मेरे करीब आए तो और मुझे हाथ लगाया तो। ये बोलते हुए उसने अपनी उंगली आरवी की तरफ पॉइंट कर दी थी और उसका हाथ भी बहुत ज्यादा कांप रहा था। वो गुस्से से आरवी की तरफ देखते हुए बोली, जैसे आपने इस गार्ड को गोली मारी, क्या वैसे ही आप खुद को गोली मार सकते हैं? वैसे आप किसी अपने को गोली मार सकते हैं? नहीं।
तब आपका दिल दिल बन जाएगा। लेकिन जब सामने वाला कोई आपका अपना नहीं है या फिर सामने वाले के दर्द से आपको खुद को दर्द नहीं होता तो आपने एक पल नहीं लगाया उसकी जान लेने में। बताइए मुझे, क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप मेरे लिए खुद को दर्द दे सके? मुझे दर्द देने में तो आप पीछे नहीं हट रहे, मेरे साथ जबरदस्ती करने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन आप खुद को तकलीफ दे सकते हैं क्या? उसकी बात सुनकर आरवी मुस्कुराया और बोला, तो तुम मेरे पागलपन को टेस्ट करना चाहती हो? जुनून गुस्से से बोली, बिल्कुल भी नहीं। टेस्ट उनका लिया जाता है जिनके पास या फेल होने की उम्मीद हो। आप तो निहायती पत्थर दिल इंसान है, लेकिन सिर्फ दूसरों के लिए। अपने ऊपर अगर एक खरोच भी आ जाए ना तो आप जैसे इंसान का दिल दहल जाए। अभी वो बोल ही रही थी कि एक गोली चलने की आवाज वहां पर गूंज गई और जुनून की आंखें डर से बड़ी हो गई। उसने अपने दोनों हाथों को अपने कानों पर रख लिया था। उसकी नजरें आरवी के हाथ पर थी जिस पर गोली चली थी, और गोली चलाने वाला कोई और नहीं खुद आरवी था। उसके हाथ से वो गोली आर पार हो चुकी थी और खून तेजी से बह रहा था। जुनून इतना ज्यादा डर चुकी थी कि उसकी आंखें बाहर आने को हो गई थी। आरवी एक बार फिर से उसके करीब आया। उसके चेहरे पर दर्द की एक लकीर तक नजर नहीं आ रही थी। वो जुनून के करीब आकर बोला, अगली गोली बताओ कहाँ मारूं? अपने सीने पर या फिर अपने सिर पर? ये बोलते हुए पहले उसने उस गन को अपने सीने पर पॉइंट किया और फिर अपने सिर पर। जुनून बुरी तरह से कांप उठी। उसने जल्दी से वो गन नीचे की तरफ की और आरवी की आंखों में आंखें डालते हुए बोली, प्लीज मत कीजिए ऐसा। मैं ये नहीं चाहती थी। मैं आपसे ये सब बोल रही थी क्योंकि आपने इस गार्ड को बेवजह मारा। मैं आपको कोई दर्द नहीं देना चाहती थी, प्लीज आप अपने आप को कुछ मत कीजिएगा। आरवी मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं करूंगा। जब तक तुम मेरे साथ हो जानम तब तक मैं किसी को कुछ नहीं करूंगा। पागल थोड़ी हूं जो यूं ही लोगों को गोलियां मारता फिरूं। लेकिन अगर तुम मुझसे दूर गई तो ना मैं खुद को छोड़ूंगा। ये बोलते हुए उसने उस गन को वापस ऊपर की तरफ उठाया और अपने सीने पर पॉइंट किया और फिर उसे घुमाकर जुनून की तरफ किया और उसके सीने पर बड़ी ही जोर से वो गन पॉइंट की और बोला, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना मैं उसे छोड़ूंगा जिसकी वजह से तुम मुझसे दूर गई। ये बोलते हुए उसने गन नीचे उस गार्ड की तरफ पॉइंट कर दी जो पहले से ही मर चुका था, लेकिन एक गोली और अब उस गार्ड के सीने के आर पार हो गई। जुनून ने अपने होठों पर अपना हाथ रख लिया और बेतहाशा रोने लगी। वो आरवी की आंखों में एक अलग ही जुनून देख रही थी। आरवी उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब अंदर चलकर खाना खा ले हम दोनों। मुझे भूख लग रही है। कहीं ऐसा ना हो अपनी भूख खत्म करने के लिए मुझे तुम्हें दर्द देना पड़े, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं दर्द तुम्हें दूंगा तो उससे ज्यादा दर्द मैं खुद को भी दूंगा। ये बोलकर उसने जुनून को अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर अंदर की तरफ बढ़ गया। जुनून उसकी गोद में सिमटी हुई उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। आरवी के हाथ से बहता हुआ खून उसे लग रहा था। उसे आरवी का दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन आरवी को तो जैसे कोई दर्द हो ही नहीं रहा था। आज जुनून पहली बार कोई ऐसा खतरनाक इंसान देख रही थी जो दूसरों को तो क्या खुद की जान लेने से पहले भी शायद एक बार ना सोचे। डर से उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। आरवी जुनून को वापस अपने रूम में ले आया और इस बार उसने जुनून को बेड पर बिठाया। वो खुद सामने बने हुए कैबिनेट की तरफ गया और एक बॉक्स निकालकर अपने हाथ की ड्रेसिंग करने लगा। वो ऐसे अपने हाथ को ट्रीट कर रहा था जैसे ये उसका रोज का काम हो। अपने हाथ का ट्रीटमेंट करने के बाद उसने जुनून की तरफ देखा, जिसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था, और वो खुद में ही सिमटती हुई एक टक नजर से आरवी को देख रही थी। उसने क्लोजेट से जुनून को कपड़े निकाल कर दिए तो जुनून पहले मना करने लगी, लेकिन जैसे ही आरवी की नजरें हल्की सी उस पर तिरछी हुई उसने तुरंत उन कपड़ों को लिया और वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद जुनून डर से दुबक कर बेड पर बैठी थी और आरवी भी अभी अभी वॉशरूम से बाहर आकर उसके पास आया था। जुनून इतना तो समझ चुकी थी कि वो आरवी से जीत नहीं सकती। अगर उसे यहाँ से निकलना है तो आरवी को प्यार से मनाना होगा, उसके सामने रिक्वेस्ट करनी होगी, लेकिन जबरदस्ती और चोरी छुपे तो शायद ये चीज पॉसिबल ही नहीं। तभी एक सर्वेंट खाने की ट्रॉली लेकर अंदर आए और उस ट्रॉली को टेबल की तरफ लेकर जाने लगी। आरवी बेहद सर्द आवाज में बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता हम दोनों कहाँ बैठे हैं? सोफे पर तुम बैठकर खाओगी या तुम्हारा बाप? उसकी बात सुनकर वो सर्वेंट थर-थर कांपने लगी। वही जुनून भी हैरानी से आरवी को देख रही थी। इस वक्त उसका गुस्सा उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। वो सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोली, आप प्लीज खाना टेबल पर ही लगा दीजिए, मैं वहीं बैठकर खाऊंगी। ये बोलते हुए वो सर्वेंट को नहीं बल्कि आरवी को ही देख रही थी। उस सर्वेंट ने जुनून की बात सुनी, लेकिन उसकी बात ना मानते हुए वो खाने की ट्रॉली बेड की तरफ ही लेकर आ रही थी।
उसे तो आरवी का ही ऑर्डर फॉलो करना था। लेकिन अगले ही पल साइड टेबल पर रखा हुआ गिलास आरवी ने अपने हाथ में उठाया और जोर से नीचे जमीन पर फेंक दिया, जो सीधा उस सर्वेंट के पैरों पर जाकर गिरा। सिर्फ 1 सेकंड की बचत रह गई, वरना वो कांच सीधा उसके पैरों पर लगता। उस सर्वेंट का गला सूखने लगा। आरवी ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा, जब मेरी जानम कह रही है टेबल पर खाना लगाओ तो खाना टेबल पर लगाओ। ये बोलते हुए वो भी बड़ी ही जुनून भरी नजरों से जुनून को देख रहा था। जुनून ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उस सर्वेंट को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। लेकिन अब उसे एक बार फिर से आरवी के ऑर्डर फॉलो करने थे और वो तुरंत खाना टेबल की तरफ लेकर बढ़ गई और जल्दी से लगाने लगी। लेकिन उसके हाथ जिस तरह से कांप रहे थे वो ढंग से खाना टेबल पर लगा नहीं पा रही थी और अचानक कांच का एक खाली बाउल नीचे जमीन पर गिरा। उस बाउल के गिरने की आवाज सुनकर आरवी गुस्से से उस सर्वेंट की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जुनून ने तुरंत आरवी का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। आरवी ने नजर घुमाकर उसकी तरफ देखा तो जुनून की नजरों में उसे रिक्वेस्ट नजर आ रही थी। आरवी मुस्कुराया और बोला, मेरा गुस्सा तो मुझसे खुद से कंट्रोल नहीं होता, तुम कंट्रोल करोगी। जुनून धीमे से बोली, प्लीज अब उसे कुछ मत कहिएगा, उसकी गलती नहीं है, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। ये बोलते हुए उसकी आंखों में एक बार फिर से नमी तैरने लगी थी। आरवी उसकी तरफ देखते हुए बोला, जानम तुम्हारी पहली और आखिरी गलती माफ हुई, इसके बाद कोई गलती माफ नहीं होगी और दोबारा मुझे गुस्सा मत दिलाना, अभी भी मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ है। ये बोलते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काफी सख्त थे। वो सर्वेंट अपनी कांपती हुई आवाज में बोली, मैं अभी अभी इसे साफ कर देती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत बाहर की तरफ गई और कुछ ही मिनट में झाड़ू पोछा लेकर आए और उस बिखरे हुए कांच को अच्छे से साफ करके चली गई। आरवी अपनी गोद में जुनून को उठाकर उसे सोफे पर लेकर आया और उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगा। जुनून को मजबूरी में उसके हाथों से खाना खाना पड़ रहा था, वरना इस वक्त उसे सच में आरवी से बहुत ज्यादा नफरत हो रही थी। आरवी इस वक्त सिर्फ जुनून को खाना खिला रहा था। उसका आधे से ज्यादा खाना खत्म हो चुका था। तभी अचानक से ही आरवी की नजर दरवाजे पर गई। उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी थी, लेकिन जुनून दरवाजे की तरफ देखती उससे पहले ही आरवी अपनी जगह से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ चुका था। आरवी उसके आगे था, इसलिए जुनून को दरवाजे पर खड़ा इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपना चेहरा इधर उधर घुमाकर दरवाजे पर खड़े शख्स को देखना चाहा, लेकिन देख नहीं पाई। पर आरवी जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा उसने दरवाजे पर खड़े हुए शख्स को जोर से धक्का दिया और अगले ही पल वो शख्स नीचे जमीन पर जाकर गिरा। जुनून तुरंत अपनी जगह से उठकर बाहर की तरफ जाने को हुई, लेकिन जैसे ही वो हल्का सा ऊपर की तरफ उठी वो तुरंत वापस नीचे बैठ गई, ये सोचकर कि कहीं आरवी इस बात पर भी गुस्सा ना हो जाए। वो हल्का हल्का थर थर कांप रही थी। वहीं दूसरी तरफ आरवी ने किसी और को नहीं वरुण को पीछे की तरफ धक्का दिया था और वरुण सीधा जमीन पर जाकर गिरा था। वरुण हैरानी से उसकी तरफ देखता रहा। आरवी अगले ही पल उसके पास आया और उसे अपनी उंगली से इशारा करते हुए बोला, ऊपर उठ। वरुण जल्दी से ऊपर की तरफ उठा और इससे पहले कि वो आरवी से ये पूछता कि आखिर उसने उसे गिराया क्यों, उससे पहले ही आरवी ने एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर जड़ दिया और बोला, तेरे पास कपड़े नहीं है तो मुझसे मांग ले। भीख देना वैसे भी मुझे बहुत पसंद है और तुझे तो एक्स्ट्रा दूंगा, मेरे टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता जो है तू। उसकी बात सुनकर वरुण उसकी तरफ देखता ही रह गया। आरवी और वरुण दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। हालांकि आरवी को गुस्सा बहुत आता था और गुस्से में वो ऐसे ही बिहेव करता था, लेकिन आज तो उसमें अलग ही गुस्सा नजर आ रहा था। वही आरवी जिसने जुनून के कहने पर अपना गुस्सा अंदर ही अंदर दबा लिया था, जब उसका गुस्सा अब दोबारा फूटा तो किसी ज्वालामुखी की तरह फूटा। वो वरुण की तरफ देखते हुए बोला, चाहिए भीख। ये बोलते हुए उसकी नजर वरुण पर थी जो बिना शर्ट के उसके सामने खड़ा था। नीचे बॉक्सर पहने हुए थे, ऊपर से वो शर्टलेस था। वरुण उसकी तरफ देखते हुए बोला, यार ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है तू। आरवी गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, दफा हो जा यहां से, वरना इस बार सिर्फ जमीन पर गिराऊंगा नहीं, जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। ये बोलते हुए उसने एक बार फिर से वरुण को धक्का दिया तो वरुण एक बार फिर से लड़खड़ा गया, लेकिन इस बार अवल ने उसे संभाल लिया। उन दोनों की लड़ाई होते देख अवल तुरंत नीचे से ऊपर आ गया था। आरवी अभी भी गहरी गहरी सांस लेते हुए वरुण को देख रहा था और फिर अचानक ही वो अंदर की तरफ आया और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। वरुण अवल की तरफ देखते हुए बोला, यार इसे हुआ क्या है, कैसे बिहेव कर रहा है ये। माना इसका काम करता हूं मैं, अगर ये नहीं होता तो मेरा बहुत बुरा हाल होता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि ये मुझे भिखारी जैसे शब्द बोलेगा।
अव्वल उसे समझाते हुए बोला, यार छोड़ना, वो इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है, शायद इसीलिए ऐसे बिहेव कर रहा है। वरुण भी गुस्से से बोला, लेकिन उसे गुस्सा मैंने नहीं दिलाया। इस बार मुझसे कोई गलती नहीं हुई जो मैं कुछ भी सुनूंगा और कुछ भी बर्दाश्त करूंगा। आखिर बात क्या है जो वो इस तरह गुस्से से मुझ पर ज्वालामुखी की तरह फूट रहा है? मैं उसका ऐसा गुस्सा बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसकी बात सुनकर अव्वल हंसा और फिर उसे छोड़कर बोला, अच्छा तो तू उसके साथ जाकर लड़ेगा। जा लड़, दरवाजा खोल और उससे अपने सवालों के जवाब मांग कि वो तुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। तुझे भी पता है तुझे बदले में क्या मिलेगा। 1 मिनट नहीं लगाएगा वो तेरा भेजा उड़ाने में, और भेजा बातों से नहीं गोली से उड़ाएगा। ये भी तू बहुत अच्छी तरह से जानता है। उसकी बात सुनकर अब वरुण चुप हो गया। सच तो यही था कि वो आरवी के सामने कुछ भी नहीं था। वो वहां से अपने कमरे में चला गया और अव्वल ने एक गहरी सांस ली। वो कुछ सोचते हुए बोला, कहीं ये गुस्सा आरवी को जुनून की वजह से तो नहीं आ रहा। ओह गॉड, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं आरवी खुद को ही कोई नुकसान ना पहुंचा ले। वैसे भी वो एक नंबर का सनकी है, अगर जुनून ने उसकी किसी बात पर ना किया तो मुझे भी नहीं पता वो खुद के और जुनून के साथ करेगा क्या। वही अंदर रूम में जुनून दरी सहमी आरवी को देख रही थी। क्यों बार बार एक दूसरे के सामने आकर भी वरुण और जुनून रह जाते हैं एक दूसरे को देखे बिना? क्या आरवी का ये खतरनाक रूप जुनून बर्दाश्त कर पाएगी? एपिसोड 13 मैं खुद को कंट्रोल कर रहा हूं। ब्लैक मून विल। आरवी वरुण से हुई झड़प के बाद अंदर की तरफ आया तो उसे अंदर आते देख जुनून एक बार फिर से कांपने लगी थी। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ आरवी आकर एक बार फिर से उसके करीब बैठा और उसे खाना खिलाने लगा। जुनून उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप सारा दिन यूं ही गुस्से में रहते हैं क्या? उद्धरण चिन्ह। आरवी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल भी नहीं। मुझे सारा दिन ऐसा गुस्सा नहीं आता, बल्कि इससे भी ज्यादा खतरनाक आता है। ये तो तुम्हारे लिए मैं खुद को कंट्रोल कर रहा हूं, वरना मेरा गुस्सा तो सामने वाले को जलाकर राख कर दे। उसकी बात सुनकर जुनून ने मुंह बनाया। वो आरवी की तरफ देखते हुए बोली, अभी आप किससे लड़ रहे थे और क्यों लड़ रहे थे? जुनून की बात सुनकर आरवी उसे तिरछी नजरों से देखते हुए बोला, बीवी बनी नहीं कि सवाल भी शुरू। वैसे क्यों? तुम्हें इस बात में इंटरेस्ट क्यों है कि मैं किससे लड़ रहा था? बेशक से कोई भी हो, तुम्हें उसके बारे में क्यों जानना है? जुनून ने एक गहरी सांस ली। उसने तो बस यूं ही पूछा था और इसमें भी आरवी को ना जाने क्या ही प्रॉब्लम थी। वो इरिटेट होते हुए बोली, मुझे किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही किसी और में और ना ही आप में। मैं बस यूं ही पूछ रही थी कि आप आखिर लड़ाई किस लिए कर रहे थे? ऐसा भी क्या हो गया जो आप इतना ज्यादा ऊंची आवाज में बोल रहे थे? आरवी उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही बोला, शर्टलेस। जुनून ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आरवी बड़ी ही अदा से बोला, अगर कोई तुम्हारे सामने शर्टलेस आएगा तो तुम्हें क्या लगता है मैं चुप रहूंगा? सामने वाले के सीने में गोली नहीं उतार दूंगा। तुम्हें पता है मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूं। गैंगस्टर हूं और गैंगस्टर बहुत गुस्से वाले होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ गुस्से वाला नहीं, पॉजेसिव भी हूं। तुम्हें ऐसी वैसी हालत में किसी के सामने जाने दूं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, और किसी और को तुम्हारे सामने आने दूं, ये तो मैं कभी होने ही नहीं दूंगा। तुम्हें देखने का और तुम्हारी नजरें खुद पर महसूस करने का हक सिर्फ मेरा है। आरवी की बातें सुनकर जुनून चौंक गई थी। वो किसी से सिर्फ इसलिए लड़ रहा था क्योंकि वो जुनून के सामने शर्टलेस आया था। हालांकि जुनून ने उस इंसान को देखा नहीं था, लेकिन वो फिर भी उसके लिए एक हमदर्दी फील कर रही थी, क्योंकि ये बहुत ही सिली रीजन था, क्योंकि कपड़ों से किसी की शर्म और बेशर्मी कभी नहीं आंकी जा सकती। जुनून अचानक से अपनी जगह से उठी और बोली, बस मेरा पेट भर गया। ये बोलकर वो तुरंत वहां से बेड की तरफ जाने लगी, लेकिन अगले ही पल आरवी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और एक झटके से नीचे की तरफ खींचा तो जुनून सीधा सोफे पर जाकर गिरी। वो हैरानी से आरवी की तरफ देखने लगी। आरवी उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारा पेट तब तक नहीं भरेगा जब तक तुम्हें खिलाते खिलाते मेरा मन नहीं भर जाता। जब मेरा मन भर गया तो मैं समझ लूंगा तुम्हारा पेट भी भर गया। जुनून गुस्से से बोली, ये क्या बकवास है? आपके मन का मेरे पेट से क्या लेना देना? मैंने अपना खाना फिनिश कर लिया है, मेरा पेट भर गया है। अब इससे ज्यादा मैं नहीं खा सकती, और आपको कैसे पता कि मुझे कितनी भूख लगी है और कितनी नहीं? आप खाने के मामले में भी मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे क्या? आरवी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे लिए ये जबरदस्ती होगी, लेकिन मेरे लिए ये मेरा प्यार है जो मैं अपने हाथों से तुम्हें दे रहा हूं। चुपचाप अपना मुंह खोलो। जुनून गुस्से से उसे देखने लगी।
अगले ही पल आरवी की नजरें तिरछी हो गई तो जुनून का गला सूखने लगा। पता नहीं क्यों लेकिन आरवी की वो तिरछी नजरें अब उसे डराने लगी थी। वो मायूसी से बोली, मुझे सच में भूख नहीं है। मैं इतना ही खाना खाती हूँ, अगर इससे ज्यादा खाऊंगी तो सो नहीं पाऊंगी। मैं सिर्फ एक रोटी ही खाती हूँ, ज्यादा से ज्यादा 2। इससे ज्यादा मैंने कभी खाया ही नहीं। आरवी उसकी तरफ देखते हुए बोला, खाए नहीं या फिर तुम्हें कभी दी ही नहीं गई? उसकी बात सुन अब जुनून थोड़ा चौंक गई। उसे तो भूख बहुत लगती थी, लेकिन अब उसे आदत हो गई थी कम खाने की। अपने मामा मामी के घर उसे मुश्किल से 1-2 रोटी ही मिलती थी और वो भी पूरे दिन में, इसलिए अब तो जैसे उसकी भूख भी मर चुकी थी। आरवी ने एक बार फिर से उसे खिलाना शुरू किया और इस बार जुनून ने एक रोटी और खाई, जिसके बाद आरवी ने अब खुद ही अपना हाथ रोक दिया। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, जाओ जाकर पहले अच्छे से अपना माउथ वॉश करो और फिर जाकर बेड पर लेट जाओ। जुनून ने अपना सिर हाँ में हिलाया और तुरंत वहां से चली गई। आरवी अभी उसे जाते हुए देख ही रहा था कि उसका फोन बजने लगा। उसने कॉल रिसीव किया, सामने से आवाज आई, बॉस बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। सामने वाले की बात सुनकर आरवी के चेहरे पर त्योरियां आ गई। जब सामने वाले ने अपनी बात पूरी की तो आरवी गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, लगता है उन्हें दिखाना ही पड़ेगा कि आरवी चीज क्या है। ये बोलकर उसने फोन डिस्कनेक्ट किया और तुरंत वहां से चला गया। जुनून वॉशरूम से बाहर आए तो आते ही उसकी नजरें इधर उधर घूमने लगी, लेकिन अचानक ही वो पीछे की तरफ पलट गई। उसे डर लग रहा था कि कहीं आरवी आकर उसे पीछे से बाहों में ना जकड़ ले, लेकिन आरवी पीछे था ही नहीं। जुनून अब हैरानी से इधर उधर देखते हुए बोली, ये मिस्टर गैंगस्टर कहाँ गए? अभी तो यहीं पर थे, अचानक से कहाँ गायब हो गए? ये बोलते हुए वो रूम की बालकनी की तरफ बढ़ गई, लेकिन बालकनी में भी कोई नहीं था। अब उसने दरवाजे की तरफ देखा तो वो तुरंत दरवाजे के पास आए। एक बार फिर से उसके मन में उम्मीद आने लगी थी कि वो यहां से भागकर बाहर जा सकती है। पर जैसे ही उस गार्ड का चेहरा उसकी आंखों के सामने आया वो उम्मीद अगले ही पल टूट गई और जुनून एक गहरी सांस लेकर बोली, शायद मैं यहां से कभी नहीं जा सकती। लेकिन अगर मैं यहां से ना गई तो कहीं वो लोग सुकून को परेशान। नहीं नहीं, मैं सुकून को कुछ नहीं होने दूंगी, मुझे सुकून के लिए यहां से बाहर जाना ही होगा। लेकिन मैं बाहर जाऊं तो जाऊं कैसे? क्या कोई ऐसा है जो मेरी हेल्प कर पाएगा? ये बोलते हुए उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जब एक बार फिर से आरवी की वो गुस्से भरी नजरें उसके सामने आई तो वो चुपचाप वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गई। कुछ ही देर में वो गहरी नींद में सो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ एक सुनसान जंगल वाले इलाके में जहां दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था, वहां अचानक ही एक गाड़ी आकर रुकी और उस गाड़ी में से आरवी बाहर निकला। जैसे ही वो बाहर आया वो सामने बने हुए घने जंगल की तरफ बढ़ गया, जहां सामने से सिर्फ पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो जंगल उस हद पर जाकर खत्म हो गया हो। लेकिन जैसे जैसे आरवी आगे बढ़ता गया वैसे वैसे वो जंगल भी आगे आगे बढ़ता ही चला जा रहा था। रास्ता खुद ब खुद खुल रहा था। अंदर की तरफ जाकर आरवी ने कुछ पेड़ की टहनियों को हटाया तो उसे सामने एक दरवाजा नजर आया। वो दरवाजा खोलकर अंदर की तरफ आया तो अंदर की तरफ सीढ़ियां बनी हुई थी। अब सीढ़ियां उतरकर आरवी सामने आया तो पूरी बेसमेंट बनी हुई थी। सामने की तरफ से वो जंगल जंगल था, लेकिन अंदर जाकर जिस तरह से वो सब चीज बदल गई, कोई कह नहीं सकता था कि ऐसे घने जंगल के बीच इस तरह की कोई बेसमेंट भी हो सकती है। आरवी अंदर आया तो सामने 2 शख्स खड़े थे जो आपस में बात कर रहे थे। जैसे ही उन्हें बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी उनके चेहरे बाहर की तरफ घूम गए और जैसे ही उनके सामने आरवी आया उनके चेहरे का रंग उड़ गया। आरवी उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, क्या बात है, मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हो गए? मेरे ही इलाके में आकर मुझे ही देखकर कर्क लग गया तुम लोगों को। सामने खड़े दोनों शख्स आरवी के बिजनेस पार्टनर थे। एक से आरवी ड्रग्स का माल खरीदता था तो दूसरे को बेचता था। जिस जगह पर वो दोनों खड़े थे वहां पर आरवी अपनी ड्रग्स की डील करता था। शहर से दूर यहां पर हर चीज की सेफ्टी होती थी, हालांकि वो जगह आरवी की थी। लेकिन आरवी ने उस जगह पर कोई सेफ्टी नहीं लगा रखी थी, ना ही कोई गार्ड्स की टीम और ना ही कोई ज्यादा प्राइवेसी। उसने उस जगह को बिल्कुल नॉर्मल रखा हुआ था और इसी बात का फायदा उठाकर वो दोनों डीलें यहीं पर डील करने चले आए, बिना ये सोचे कि अगर एक बार भी आरवी को भनक लग गई तो उन दोनों का हाल क्या होगा। दोनों के दिमाग में दूर दूर तक ये ख्याल भी नहीं था कि उनकी डील के बारे में आरवी को पता चल सकता है। डैनियल जो ड्रग्स बेचने का काम करता था वो आरवी की तरफ देखते हुए बोला, मेरा माल मैं जिसे मर्जी बेचूं, इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है?
वाइबर जो कि डैनियल का माल आरवी के थ्रू खरीदता था वो भी आरवी की तरफ देखते हुए बोला, और मुझे भी माल खरीदने से मतलब है। माल खरीदूंगा और पैसे दूंगा, फिर बेशक से बेचने वाला सामने कोई भी क्यों ना हो। उनकी बात सुनकर आरवी व्यंग्य से हंसा और बोला, सही कहा तुमने। जब माल बेचने वाला राजी, माल खरीदने वाला राजी तो बीच में कोई नहीं बोल सकता। लेकिन ये बीच वाला कोई और नहीं आरवी है, और जहां पर आरवी बोलता है ना, वहां पर सामने वाले की जुबान उसके हलक से निकलनी नहीं चाहिए, वरना कब जुबान हलक से खींच ली जाए पता नहीं चलता। ये बोलते हुए आरवी का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। वाइबर तुरंत बोला, मुझे फालतू की धमकी मत दो, तुम्हारी धमकियों से मैं डरता नहीं हूं। अभी वो बोल ही रहा था कि आरवी ने उसके सिर पर गन तान दी। वाइबर की आंखें हैरत में फैल गई। वो यहाँ पर अपने गॉड्स भी नहीं लेकर आया था। ये वाली मीटिंग काफी कॉन्फिडेंशियल थी, इसीलिए डैनियल और वाइबर दोनों ही किसी को इस बारे में बताना नहीं चाहते थे। आरवी वाइबर की फटी हुई आंखों को देखकर बोला, क्या हुआ? मेरी फालतू धमकी से डर नहीं लग रहा था ना तुम्हें, तो अब डर से चेहरा कांप क्यों रहा है? ये बोलते हुए उसने गन हल्की सी नीचे कर उसकी थोड़ी पर रख दी तो वाइबर का चेहरा और भी ज्यादा कांपने लगा। वाइबर लड़खड़ाती हुई जुबान के साथ बोला, ऐसा ऐसा मत करना, अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं तुमसे करोड़ का माल रोज खरीदता हूं, अगर तुमने मुझे मारा तो। अभी वो बोल ही रहा था कि अब आरवी के हाथों में पकड़ी हुई गन बिल्कुल वाइबर के होठों पर आ गई। वहीं डैनियल का तो गला पहले ही सूखने लगा था। उसने वाइबर की बातों में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, ये जानते हुए भी कि आरवी धंधे में ना ही कोई यारी दोस्ती देखता है और ना ही कोई और लिहाज। उसे ये गलती करनी ही नहीं चाहिए थी। डैनियल तुरंत बोला, आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई, लेकिन आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं अपना माल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे थ्रू ही बेचूंगा। अभी वो बोल ही रहा था कि आरवी ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराकर बोला, वेरी गुड डिसीजन। जो आरवी के सामने जुबान चलाने की और उसके सामने हेकड़ी दिखाने की औकात रखते हैं ना, उनकी औकात आरवी जरूर गिराता है, लेकिन जो खुद ही गिर जाए उन्हें आरवी कभी कुछ नहीं कहता। ये बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराया और एक बार फिर से गुस्से से वाइबर की तरफ देखने लगा। वाइबर अब कुछ बोल भी नहीं सकता था क्योंकि वो गन उसके मुंह में फंसी हुई थी। अगले ही पल गोली चली और वो गोली वाइबर के गले को चीरते हुए पीछे से निकल गई और वाइबर का मुंह पूरा फट गया। वाइबर धड़ाम से नीचे जमीन पर गिरा और आरवी अपनी सर्द नजरों से उसकी लाश को देख रहा था। वो अपने पैरों के बल नीचे की तरफ झुका और भी ज्यादा गहरी नजरों से वाइबर को देखने लगा और उसे यूं देखकर डैनियल के पैर कांप रहे थे। हालांकि वो इस काम में बरसों से था, लेकिन आरवी के आगे उसके भी हाथ पैर ढीले हो रहे थे। आरवी वाइबर की तरफ देखते हुए बोला, बात पैसों की तो है ही नहीं, बात आरवी के गुरूर की है, और जब बात आरवी के गुरूर की आ जाए ना, तब आरवी ना पैसा देखता है, ना रिश्ता, ना दोस्ती, ना धंधा। फिर चुप्ती बजाते हुए कहता है, पल भर में सब खत्म। ये बोलते हुए उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशन लेस था, लेकिन आंखें बहुत कुछ बोल रही थी। डैनियल जो अभी भी अपनी जगह पर खड़ा खड़ा बुरी तरह से कांप रहा था, वो आरवी की तरफ देखते हुए बोला, प्लीज मेरा ये हाल मत करना, तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ पिछले 10 सालों से बिजनेस कर रहा हूं। आज तक मैंने कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन वाइबर ने मुझे कॉल किया और मैं उसकी बातों में। अभी वो बोल ही रहा था कि आरवी ऊपर की तरफ उठा और उसकी तरफ देखते हुए बोला, दूध फीडर वाली बोतल से पीते हो या फिर गिलास से? पहनते क्या हो, लंगोट या फिर चड्डी? आई मीन बच्चे हो ना तुम तो? पूछ रहा हूं ताकि कल को तुम्हारी जरूरत के हिसाब से तुम्हें कोई तोहफा दे सकूं। डायपर भी दे सकता हूं अगर तुम्हें चाहिए तो। उद्धरण चिन्ह। डैनियल उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा डरने लगा। इस वक्त उसके साथ उसकी टीम भी नहीं थी जो वो आरवी को कोई जवाब दे सके। वो तुरंत माफी मांगते हुए बोला, आई प्रॉमिस आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। तुमने कहा ना कि जो लोग तुम्हारे सामने झुककर चलते हैं तुम उन्हें कुछ नहीं कहते। तो प्लीज इस बार मुझे माफ कर दो, आइंदा मेरी तरफ से तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आरवी व्यंग्य से हंसा और बोला, मुझे कोई प्रॉब्लम हो भी नहीं सकती। वो इंसान मरने से पहले पैदा होने के लिए पछताएगा जिसने आरवी को प्रॉब्लम देने के बारे में सोचा। खैर तुम्हारी ये आखिरी गलती माफ, लेकिन आइंदा जरा सोच समझ कर। हवा भी आरवी की इजाजत के बिना नहीं चलती, तो ये ड्रग्स की डील। ये बोलते हुए उसने डैनियल के हाथों में पकड़ा हुआ सैंपल पैकेट अपने हाथ में लिया और उसे सूंघने लगा। उस पैकेट को सूंघने के बाद वो गहरी सांस लेकर बोला, समझ गए ना तुम? डैनियल ने अपना सर हाँ में हिलाया और तुरंत वहां से चला गया। आरवी ने अपने हाथ में पकड़े हुए उस पैकेट को जोर से उछाला और फिर तुरंत अपने फोन से एक मैसेज कर वहां से बाहर निकल गया।
वहीं दूसरी तरफ अव्वल जो अपनी गाड़ी से ब्लैक मून विला की तरफ ही जा रहा था, जैसे ही उसे आरवी का मैसेज मिला उसने तुरंत अपना हाथ जोर से स्टीयरिंग पर मारा और बोला, एक दिन ये इंसान चैन से नहीं रहता। छोटी मोटी सजा देकर छोड़ देता, लेकिन नहीं, इसे तो सीधा मर्डर करना है। पता नहीं ये कब समझेगा। ये बोलते हुए उसने गाड़ी अब यू टर्न लेकर उस जंगल की तरफ घुमा दी जहां पर उसे वाइबर की लाश को ठिकाने लगाना था। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक मून विला जुनून कमरे में बैठी बैठी बोर हो चुकी थी, इसलिए वो दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ आई। बाहर उसे कोई भी नजर नहीं आया। वो बड़बड़ाते हुए बोली, पता नहीं इस घर में आखिर रहता कौन कौन है। मैंने सामने से तो कभी किसी को नहीं देखा, लेकिन आज सुबह ही मिस्टर गैंगस्टर की किसी से लड़ाई हुई थी, तो वो जरूर इसी घर में रहता होगा। ये बोलते हुए अचानक ही उसके कानों में आरवी की बात पहुंच गई कि वो ना जुनून की नजरें किसी और पर बर्दाश्त कर सकता है और ना ही जुनून पर किसी और की नजर बर्दाश्त कर सकता है। उसने तुरंत अपने सिर पर ढका हुआ दुपट्टा थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से ओढ़ लिया और बाहर गार्डन एरिया की तरफ आ गई। बाहर गार्डन एरिया की तरफ आकर उसने एक राहत की सांस ली, तभी उसे वहां पर छोटा सा एक पप्पी नजर आया। वहीं दूसरी तरफ वरुण की गाड़ी भी अभी अभी विला के पार्किंग एरिया में आकर रुकी और वो गाड़ी से बाहर निकलकर अंदर की तरफ जाने लगा। लेकिन तभी उसकी नज़र बाहर गार्डन एरिया की तरफ गई और वहां पर एक लड़की को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत उस लड़की की तरफ बढ़ गया ताकि देख सके कि आखिर वो हुस्न परी है कौन जिसके लिए आरवी इतना पोसेसिव हो चुका है। क्या होगा आज सामना वरुण और जुनून का? क्या है कोई राज जिससे उठेगा पर्दा? एपिसोड 14 डिनर खाओगी या मुझे खाओगी? ब्लैक मून विला आकर रुकी और वरुण अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर अंदर की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी उसकी नज़र गार्डन एरिया की तरफ गई जहां पर एक लड़की खड़ी थी। पार्किंग एरिया में वरुण की गाड़ी। फिलहाल उस लड़की की पीठ उसे नजर आ रही थी। वरुण उस लड़की की तरफ देखते हुए बोला, आखिर मैं भी तो देखूं कौन है वो जिसने आरवी के दिल और दिमाग दोनों के तार हिला कर रख दिए। कौन है वो जिसकी वजह से आज आरवी ने मुझ पर हाथ उठाया? ये बोलते हुए वो जुनून की तरफ बढ़ गया था, जो फिलहाल वहां पर खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी, जहां पर हल्का हल्का चांद नजर आ रहा था। अभी पूरी तरह से रात नहीं हुई थी, इसलिए चांद भी पूरा नहीं निकला था। तभी पीछे से आरवी की गाड़ी का हॉर्न बजा। जब भी आरवी की गाड़ी विला के अंदर आती थी, तो आरवी अपनी गाड़ी का हॉर्न बजा देता था ताकि अंदर जो इधर उधर की चीज चल रही है वो बंद हो जाए, वरना हर किसी को आरवी का गुस्सा झेलना पड़ेगा। उसकी गाड़ी का हॉर्न सुनकर वरुण ने पलटकर पीछे की तरफ देखा। उसे अंदर की तरफ आते देख अब उसने जल्दी से सामने की तरफ देखा, जहां पर जुनून का चेहरा अब उसे साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि गाड़ी का हॉर्न सुनकर जुनून भी दरवाजे की तरफ पलट चुकी थी। जुनून को अपने सामने देखकर वरुण जो तेजी से अपने कदम बढ़ाने लगा था ताकि जल्दी से जल्दी उस लड़की को देखे, अचानक उसके कदम रुक गए और वो अपनी जगह पर खड़ा सुन्न हो गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जब उसने जुनून का चेहरा देखा, उसकी सांसें भी जैसे उसका साथ नहीं दे रही थी। जुनून जल्दी से अपना चेहरा दुपट्टे से कवर कर वहां से भागकर अंदर की तरफ चली गई, लेकिन वरुण उसका चेहरा भी देख चुका था और उसे भी। उसने अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया और कुछ पल यूं ही वहीं पर खड़ा गहरी गहरी सांसें लेता रहा और फिर तुरंत अपना फोन अपनी पॉकेट से निकालकर वहां पर गूगल पर कुछ सर्च करने लगा। लेकिन जो वो देखना चाहता था वैसा उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वो एकदम डर और हकलाहट भरी जुबान के साथ बोला, ओह गॉड, व्हाट द हेल इज दिस? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये लड़की यहाँ पर और वो भी आरवी का ऑब्सेशन। ओह गॉड, ये क्या हो गया? अगर इस लड़की ने मुझे देख लिया और अगर आरवी को पता लग गया कि इस लड़की के साथ हमने। ये बोलते हुए वो चुप हो गया था और पीछे की तरफ देखने लगा, जहां पर अब आरवी गाड़ी से बाहर निकलकर अंदर की तरफ जा चुका था। वरुण का चेहरा पूरा पसीने से भरा हुआ था। वो अपने हाथ से अपना पसीना साफ करते हुए बोला, मुझे कुछ करना होगा। इससे पहले कि आरवी सच्चाई तक पहुंचे, मुझे कुछ करना होगा। मुझे इस लड़की को यहां से बाहर निकालना होगा। नो वे, मैं इस लड़की को यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहने दूंगा। इस लड़की को आरवी से दूर जाना ही होगा। ये बोलते हुए एक बार फिर से वो अपना पसीना साफ कर रहा था और अपनी सांसें नॉर्मल कर रहा था। वो तुरंत अंदर की तरफ बढ़ने लगा। तभी रास्ते में उसकी अव्वल से टक्कर हो गई। अव्वल ने जब उसे देखा तो उसे हैरानी से देखते हुए बोला, क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों है? और अभी तो मौसम इतनी गर्मी का भी नहीं है, तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? उसकी बात सुनकर वरुण ने तुरंत अपने चेहरे पर अपना हाथ रखा और अपने माथे और अपनी गर्दन से पसीना साफ करने लगा। अव्वल उसकी तरफ देखते हुए बोला, पसीना तो साफ हो गया।
अब ये बता कि ये पसीना आया क्यों है? ऐसा भी क्या देख लिया तूने कि तेरी ये हालत हो गई? कहीं एक बार फिर से आरवी ने हाथ तो नहीं उठाया तुझ पर? देख, तुझे सीधी सीधी वार्निंग तो नहीं, लेकिन हाँ, चेतावनी जरूर दे रहा हूं कि थोड़ा संभल कर रह। इस वक्त आरवी का दिमाग घूमा हुआ है। इस बार वो तेरे पर हाथ नहीं उठाएगा बल्कि तेरी गर्दन ही दबा देगा। तो थोड़ा संभल के रह। वरुण हड़बड़ा कर बोला, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और ऐसा कुछ होगा भी नहीं। आरवी दोस्त है, मेरा दोस्त नहीं, पक्के वाला दोस्त है। इतनी भी कच्ची दोस्ती नहीं है हमारी कि वो यूं ही किसी लड़की की वजह से मेरी गर्दन दबाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अव्वल उसकी तरफ देखते बोला, मैंने तो किसी लड़की का नाम लिया ही नहीं। मैं तो वैसे ही कह रहा हूं कि तू गलती मत कर। कहीं तूने एक बार फिर से कोई गलती कर तो नहीं दी? कहीं तूने जुनून के साथ कुछ? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही वरुण ने अव्वल को धक्का दिया और बोला, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं क्यों किसी के साथ कुछ करूंगा? मैं तो उस लड़की को जानता भी नहीं हूं। उसके साथ मैंने कुछ नहीं किया है। अव्वल, जो लड़खड़ाने से 2 कदम पीछे हो गया था, वो हैरानी से वरुण की तरफ देखने लगा कि वो इतना ज्यादा पैनिक क्यों कर रहा है। उसने वरुण के पास आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला, यार तुझे हुआ क्या है? एक तरफ आरवी ऐसे बिहेव कर रहा है और एक तू जैसे मरने की कगार पर पहुंच चुका है। आखिर बात अभी वो बोल ही रहा था कि वरुण ने एक बार फिर से अपने बालों पर अपना हाथ रखकर अपने बालों को नोच और बोला, यार चुप हो जा। कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ। ये बोलते हुए वो और भी ज्यादा पैनिक कर रहा था और तुरंत अंदर की तरफ चला गया। अंदर जाकर वो सीधा अपने कमरे में आया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। वो चुपचाप जाकर अपने बेड पर बैठ गया था और सोच रहा था कि अब आखिर उसे करना क्या है। कैसे उसे जुनून को सिर्फ इसके घर से नहीं बल्कि आरवी के दिमाग से भी निकालना है। वहीं दूसरी तरफ आरवी कमरे के अंदर आया और अंदर आते ही उसकी नजरें पूरे कमरे में घूम रही थी, लेकिन उसे जुनून कहीं नजर नहीं आई। वो इधर उधर आवाज लगाते हुए बोला, जानम कहाँ हो? जल्दी से सामने आओ, तुम्हें देखने की तलब हो रही है। अभी वो ये बोल ही रहा था कि उसे दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। उसने तुरंत पलट कर दरवाजे पर देखा तो जुनून अपने सिर पर रखा हुआ दुपट्टा सही करते हुए अंदर की तरफ आ रही थी। उसे बाहर से अंदर आते देख आरवी थोड़ी कड़क आवाज में बोला, कहाँ गई थी तुम? जुनून ने गुस्से से उसे देखा और बोली, आपने मुझे इस विला से बाहर जाने के लिए मना किया है ना? इस कमरे से बाहर जाने के लिए तो नहीं मना किया ना? उसकी बात सुनकर आरवी मुस्कुराया और उसके करीब आकर उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए बोला, नहीं, इतना भी जालिम इंसान नहीं हूं मैं जानम। वैसे मुझे ये बताओ, घूम कहाँ रही थी? बाहर गार्डन एरिया में क्या कर रही थी? वहां पर छोटे से पप्पी के साथ खेल रही थी और गार्ड से क्या बोल रही थी कि तुम्हें बिस्किट चाहिए उस पप्पी खिलाने के लिए? उसकी बात सुनकर जुनून की आंखें बड़ी हो गई। मतलब उसने जो हरकत गार्डन में की होगी वो सब आरवी को पता चल गई होगी। वो उसे पप्पी के साथ ही खेल रही थी और जब उसे लगा कि अब वो पप्पी खेलकर थक गया है और उसे भूख लगी होगी, तब उसने गार्ड से बिस्किट मांगे थे, लेकिन उन गार्ड्स ने मना कर दिया ये कहकर कि ये पप्पी नॉर्मल नहीं है, काफी अलग ब्रीड का है जिसे बिस्किट नहीं खिलाए जा सकते। इसकी डाइट अलग से दी जाती है। जुनून ने मुंह बनाया और आरवी को खुद से दूर करते हुए बोली, जब आप सब कुछ जानते ही हैं तो फिर मुझसे पूछ क्या रहे हैं कि मैं कहाँ गई थी? आपको पता ही होगा। ये बोलते हुए वो अंदर आए और चुपचाप बेड पर बैठ गई। आरवी उसके सामने आकर बेड पर लेटा और फिर उसकी तरफ करवट लेकर कोहनी पर अपना सिर रखकर उसे देखने लगा। उसकी नजरें कुछ पल तो जुनून खुद पर बर्दाश्त करती रही। वो अपना चेहरा इधर उधर घुमा रही थी, लेकिन जब आरवी ने एक पल के लिए भी उस पर से नजर नहीं हटाई तो जुनून चिढ़कर बोली, आपको मुझे देखने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? और ये आपकी शर्ट पर क्या लगा है? ये बोलते हुए जुनून आरवी के थोड़ा करीब आई। आरवी ने पीछे से उसके पैर को हल्का सा दबा दिया तो जुनून खुद को संभाल नहीं पाए और सीधा आरवी के ऊपर आकर गिर गई। उसका चेहरा बिल्कुल आरवी के चेहरे के करीब था और उन दोनों के सीने भी बेहद पास थे। जुनून के हाथ आरवी के सीने पर आ चुके थे। आरवी तुरंत बोला, अगर मेरे सीने से लगने का इतना ही मन था तो बता देती जानम। ये गिरने का बहाना बनाने की क्या ही जरूरत थी? उसकी बात सुनकर कुछ पल तो जुनून उसकी तरफ देखती ही रह गई। हालांकि आरवी बात बात पर उसे अपने करीब खींच लेता था, लेकिन जुनून बहुत कम उसके चेहरे को गौर से देख पाती थी और अब आरवी का चेहरा उसके आंखों के बिल्कुल करीब था। उसके चेहरे पर कई जगह कट लगे हुए थे जो साफ बता रहे थे कि वो चाकू वगैरह के निशान है।
हार्ड लिप्स जो सिगरेट पीने की वजह से एकदम डार्क हुए नजर आ रहे थे। तीखी नाक जो बता रही थी कि आरवी का गुरूर भी इतना ही तीखा है। जब आरवी ने जुनून को यूं खुद को देखते हुए देखा तो मुस्कुरा कर बोला, मुझे नहीं पता था, तुम्हें सिर्फ मेरे सीने से लगने की तलब नहीं थी, तुम तो मेरे चेहरे को निहारना चाहती थी। उसकी बात सुनकर जुनून अचानक से होश में आए और तुरंत पीछे की तरफ हटकर खुद को संभालते हुए बोली, इतने भी खूबसूरत नहीं है आप, जो मैं आपको निहारती फिरूं। और मैं कोई आप पर गिरी नहीं हूं। आपने जानबूझकर मुझे अपने ऊपर गिराया है। आपको क्या लगता है कि मैं पागल हूं, जो मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आती? आरवी ने अपने सीने पर अपना हाथ रखा और बोला, हाय, तुम्हारी ये कातिलाना बातें। कहती हो कि पागल नहीं हो, लेकिन पागल बना बहुत अच्छा लेती हो। खैर, मैं तो खूबसूरत नहीं हूं, लेकिन तुम तो बेइंतहा खूबसूरत हो। मुझे तुम्हें ही निहार लेने दो। ये बोलते हुए आरवी ऊपर की तरफ उठा और जुनून के करीब आने लगा तो जुनून की सांसें गहरी होने लगी। वो पीछे बेड की टेक से लग गई और धीरे धीरे वो बैंड होती चली गई और आरवी उसके ऊपर झुकता चला गया। जुनून उसकी तरफ देखते हुए, क्या क्या कर रहे हैं आप? आरवी उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरा चांद मेरे सामने है, बस उसे इश्क फरमाने की सोच रहा हूं। जुनून गुस्से से बोली, खबरदार, आपने जो मेरे साथ ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की, मैं बता रही हूं आपको, आप जिस तरह से मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं ना, वो बहुत गलत है। अभी वो बोल ही रही थी कि आरवी ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और अपने अंगूठे से उसके होठों को सहलाने लगा। जुनून की बोलती एकदम से बंद हो गई। वो एकटक आरवी की तरफ देखती रही और आरवी अपने अंगूठे से उसके होठों को सहलाता रहा। जुनून के होंठ हल्के हल्के फड़फड़ा रहे थे। आरवी सिर्फ उसके होठों को सहला नहीं रहा था, बल्कि बड़े ही अलग तरीके से सहला रहा था। वो चीज जुनून के रोंगटे खड़े कर रही थी। उसने अपनी पलकें भी झुका ली और खुद में ही सिमटने लगी। उसके पैर ऊपर की तरफ उठने लगे थे, तो आरवी ने उसके पैर पर अपना पैर रखकर उसे अपने पैरों से खेलने की इजाजत भी नहीं दी। जुनून ने मुश्किल से अपनी नजरें वापस ऊपर की तरफ उठाई तो आरवी ने उसके होठों की तरफ देखते हुए अपने होठों को हल्का सा अपने टंग से लिक किया। जुनून ने तुरंत अपनी नजरें वापस झुका ली। आरवी के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो जुनून की तरफ देखते हुए बोला, डिनर के लिए नीचे चलोगी या फिर यहीं पर मुझे खाओगी? जुनून तुरंत से बोली, मुझे नीचे जाना है। आपका बस चले तो मुझे एक डब्बे में बंद करके रख दे, लेकिन मुझे नीचे जाना है। ये बोलते हुए वो तुरंत बेड से उठ गई। हालांकि वो खुद लोगों के सामने जाने से डरती थी, लेकिन अभी फिलहाल उसे बाहर जाना ही ठीक लग रहा था। वरना आरवी तो ना जाने यहाँ पर बैठे बैठे उसका क्या ही हाल करता। उसे यूं देखकर आरवी भी अपनी जगह से उठा और उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ाने लगा, तो जुनून तुरंत पीछे की तरफ हट गई और बोली, भगवान ने पैर दिए हैं मुझे और वो चलने के लिए दिए हैं, मैं चल सकती हूँ। आरवी उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो मैं कौन सा तुम्हें अपनी गोद में उठा रहा हूँ? मैं तो चेक कर रहा था कि तुम्हारी धड़कनें नॉर्मल हुई या नहीं। ये बोलते हुए उसने जुनून के सीने पर अपना हाथ रख दिया, तो जुनून ने कसकर अपनी मुट्ठियां बंद कर ली। उसके कपड़े उसकी मुट्ठी में कसे हुए थे। आरवी जितना ही ज्यादा खतरनाक था, उतना ही ज्यादा फ्लर्टी और अट्रैक्टिव भी था। जुनून भी जब उसकी पागलपन वाली हरकतें देखती तो उसकी भी धड़कनें बढ़ जाती थी, जिनका सबूत ये था कि अभी भी जुनून की धड़कनें नॉर्मल नहीं हुई थी। आरवी उसकी तरफ देखते हुए बोला, अभी नॉर्मल हुई नहीं है, लेकिन हो जाएगी। ये बोलते हुए उसने तुरंत जुनून को अपनी गोद में उठा लिया। जुनून की आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से से बोली, आपने तो कहा था कि आप मुझे गोद में नहीं उठाएंगे। आरवी उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरी एक बात ध्यान से सुनो जानम, जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ, लेकिन जो मैं कहता हूँ कि मैं नहीं करूँगा, वो तो करने से किसी का बाप मुझे नहीं रोक सकता। ये बोलते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा डेंजरस भी लग रहे थे और उसके होठों पर जो मंद मंद मुस्कुराहट थी वो उतनी ही कातिलाना भी थी। जुनून को लेकर आरवी नीचे की तरफ आया तो वहां पर ना कोई बदा था ना बंदे की जात। वहां पर सिर्फ हरी काका थे और आज हरी काका के साथ एक औरत भी थी, जो संतोषी जी थी, जो हरी काका की पत्नी थी। जुनून इधर उधर अपनी नजरें घुमा रही थी। उसने तो सोचा कि डाइनिंग टेबल पर कुछ लोग होंगे तो वो आरवी की ये पागलपन वाली हरकतों से बच जाएगी, लेकिन फिलहाल तो उसे कोई नजर ही नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ वरुण सीढ़ियां उतरते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ आ रहा था। क्या राज है ऐसा जिसे याद कर हो गई थी वरुण की हालत खराब? क्या होगा जब जुनून देखेगी वरुण को? एपिसोड 15, जो खुद मौत हो यूज किस चीज का दर।
ब्लैक मून विला। जुनून को लेकर आरवी नीचे डाइनिंग टेबल एरिया की तरफ आ चुका था। उसने जुनून को चेयर पर बिठाया और हरी काका को इशारा किया तो हरी काका उसे डिनर सर्व करने लगे। वहीं दूसरी तरफ वरुण सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे की तरफ आ रहा था। वो हर रात डाइनिंग टेबल पर ही बैठकर डिनर करता था। डिनर क्या, वो दिन का हर मील डाइनिंग टेबल पर बैठकर ही लेता था। लेकिन अब जैसे ही सीढ़ियां उतरते हुए उसकी नज़र जुनून पर गई, अचानक से ही उसके कदम रुक गए और उसने तुरंत अपने कदम पीछे की तरफ लेने शुरू कर दिए। वो जल्दी से वापस अपने कमरे में आ गया और कमरे में आते ही उसने गुस्से से गहरी गहरी सांसें लेना शुरू कर दी। अचानक ही उसने अपना हाथ जोर से दीवार पर मारा और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, इस आरवी को उस लड़की के अलावा और कोई लड़की नहीं मिली क्या पूरी दुनिया में? इसे इसी लड़की के लिए पागल होना था क्या? ओह गॉड, जिस तरह से ये उसके नखरे उठा रहा है और उसे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा है, मुझे नहीं लगता ये आसानी से उस लड़की को छोड़ेगा। उस लड़की का पागलपन आरवी के सिर से आसानी से नहीं उतरेगा। इससे पहले कि ये पागलपन और बढ़ता जाए, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या? क्या मैं उन सबको फोन करूं? अक्षत को तो मैं बोल भी दूं, लेकिन वो दोनों, उनको कैसे? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर परेशानी हद से ज्यादा झलक रही थी। उसका चेहरा पसीने से भरने लगा। वो कांपते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बता सकता। अगर उन लोगों में से किसी को पता चला तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। मुझे खुद ही इस बात को हैंडल करना होगा और इस तरह से हैंडल करना होगा कि आरवी को मुझ पर शक भी ना हो और ये लड़की भी तुरंत यहाँ से चली जाए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। वहीं दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल पर आरवी जुनून को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। जुनून गुस्से से आरवी को देख रही थी क्योंकि आरवी बिल्कुल बच्चों की तरह उसे ट्रीट कर रहा था। उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था। सामने ही हरी काका और संतोषी काकी खड़ी थी। जुनून को उनसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो यहीं पर एक खड्डा खोदे और उसमें गिर जाए। उसके एक्सप्रेशंस देखकर आरवी समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर अब जुनून के दिमाग में चल क्या रहा है। लेकिन जब उसने जुनून की बार बार नजरें हरी काका और संतोष काकी पर जाती हुई देखी तो वो उनकी तरफ देखते हुए बोला, आए आए, डाइनिंग टेबल पर बैठ जाए, आप भी हमारे साथ डिनर कीजिए ना। उसकी बात सुनकर हरी काका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। आरवी तुरंत अपनी जगह से उठा और हरी काका के पास आकर उनका हाथ पकड़ते हुए बोला, अरे इतना हैरान क्यों हो रहे हैं आप लोग? आइए जल्दी से बैठिए यहाँ पर, मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ। जुनून आरवी को यूं उनके साथ पेश आते देखकर हैरान रह गई। वो तुरंत बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? आरवी ने जुनून की तरफ देखा और बोला, तुम चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रहो। ये बोलते हुए उसने हरी काका को चेयर पर बिठाया और बोला, क्या खाना पसंद करेंगे आप? हरी काका तुरंत अपनी जगह से उठे और बोले, मुझसे क्या गलती हो गई मालिक जो आप मुझसे इतना नाराज हो रहे हैं? आरवी गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, मेरे सिर पर खड़े रहना जरूरी नहीं है। काम हो गया तो दफा हो जाओ यहाँ से, या फिर मैं खुद छोड़कर आऊं आपको आपके कमरे में। हरी काका डर से कांपने लगे। वो तुरंत पीछे की तरफ हट गए और बोले, वो मैं बस ये सोच रहा था कि जब आपका डिनर। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही आरवी गुस्से से चिल्लाकर बोला, अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं आपको बुला लूंगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग सोने की बजाय सीधा मर जाएंगे और मेरे बुलाने से उठेंगे नहीं। मेरा एक इशारा और मुर्दे भी कब्रों से उठ जाते हैं, तो आप लोगों को तो सिर्फ पलंग से उठना होगा ना। संतोषी जी भी अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांप रही थी। वो आरवी का गुस्सा बहुत अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए तुरंत बोली, माफ कर दीजिए मालिक, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, हम बस जा रहे हैं। तभी गुस्से से कांपती हुई जुनून अपनी जगह से उठी। वो हरी काका और संतोष जी की तरफ देख रही थी, जो बाहर की तरफ जाने ही वाले थे। वो उन्हें रोकते हुए बोली, एक मिनट रुकिए काका काकी। जुनून की आवाज सुनकर हरी काका और संतोष काकी दोनों रुक गए और जुनून की तरफ देखने लगे। जुनून ने उनके पास आकर एक नज़र गुस्से से आरवी की तरफ देखा और फिर वापस उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, माफ कीजिएगा, लगता है आज मिस्टर गैंगस्टर का दिमाग थोड़ा ठिकाने पर नहीं है, इसलिए वो आप लोगों के साथ ऐसे पेश आ रहे हैं। लेकिन मैं जानती हूँ अगर आप लोग यहाँ पर हैं तो जरूर वो आपसे अच्छे से पेश आते होंगे, तभी तो आप लोग यहाँ पर हैं। क्या आप लोग मेरी एक बात मानेंगे? हरी काका और संतोष काकी दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। जुनून हल्का सा मुस्कुराकर बोली, मुझे अकेले अकेले खाना अच्छा नहीं लगता, क्या आप लोग मेरे साथ खाना खाएंगे? आरवी की आंखें बड़ी हो गई। जुनून सीधा सीधा उसके अगेंस्ट जा रही थी। वो हरी काका और संतोष काकी दोनों को यहां से दफा कर रहा था और वो उन्हें अपने साथ डिनर करने के लिए बोल रही थी।
हरी काका और संतोष काकी दोनों डर से कांपते हुए आरवी की तरफ देखने लगे। जुनून तुरंत बोली, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस डाइनिंग टेबल पर बैठकर मेरे साथ डिनर नहीं करेंगे तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी, बाकी आप लोग देख लीजिए जो आप लोगों को ठीक लगे। जुनून की बात सुनकर उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो आरवी का ऑर्डर कैसे ही न फॉलो करते। अगर उनसे यहाँ पर एक भी गलती हो जाती तो आरवी उन्हें जिंदा यहाँ से बाहर जाने ही नहीं देता। वो उनको देखते हुए बोले, माफ करना बिटिया, लेकिन तुम्हें अकेले ही खाना खाना होगा। हम लोगों को हमारे क्वार्टर में जाना है, अब हम चलते हैं। ये बोलकर वो वहां से जाने लगे। तभी आरवी गुस्से से गरजते हुए बोला, जब मेरी जानम ने कहा कि उसे आप लोगों के साथ खाना है तो आप लोगों की भूख मर गई, आप लोगों को खुद मरना है। उसकी बात सुनकर अब उन दोनों का एक बार फिर से गला सूखने लगा। उन्होंने पलटकर आरवी की तरफ देखा। आरवी ने अपनी कमर पर अपना हाथ रखा हुआ था और हाथ के नीचे गन थी। हरी काका तुरंत अपना हाथ जोड़कर बोले, हम खाना खाएंगे ना। हम खाना क्यों नहीं खाएंगे? आइए संतोषी जी, हम खाना खाते हैं। ये बोलकर वो तुरंत डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गए, लेकिन ऊपर बैठने की बजाय जब वो नीचे बैठने लगे तो जुनून ने तुरंत उनके कंधों पर अपना हाथ रखा और बोली, आप यहाँ पर नहीं बैठेंगे काका, आप ऊपर चेयर पर बैठेंगे, आइए। ये बोलकर उसने उन्हें खुद चेयर पर बिठाया और फिर उन्हें प्लेट में खाना सर्व करने लगी। संतोषी जी की आंखों में नमी आ गई। वो तकरीबन 10 साल से आरवी को देख रही थी और आरवी का गुस्सा, नफरत, आरवी का रूड बिहेवियर भी उन्होंने देखा था, तो आरवी का प्यार भी कभी कभी उन्होंने नोटिस किया था। वो मन ही मन बोली, तुम बहुत अच्छी लड़की हो जुनून बिटिया, काश तुम मालिक की जिंदगी में हमेशा रहो और उनकी जिंदगी संवार दो। वो काम जरूर गलत करते हैं लेकिन वो इंसान गलत नहीं है। जुनून मुस्कुराते हुए उन दोनों को खाना सर्व कर रही थी और आरवी उसकी मुस्कुराहट देख रहा था। आरवी बहुत अच्छी तरह से जानता था कि जुनून ने उन दोनों को वहां पर क्यों बिठाया है, ताकि आरवी उसके साथ ऊटपटांग हरकतें न करे। लेकिन आरवी अगर इतनी आसानी से मान जाए तो वो आरवी कैसे हुआ? उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो जाकर चेयर पर बैठा और उसने जुनून की कमर पर अपना हाथ रख दिया। जुनून एकदम से कांप उठी। वो अभी भी हरी काका की चेयर के पास खड़ी थी। आरवी ने उसे हल्का सा पीछे की तरफ खींचा तो जुनून बिल्कुल उसकी चेयर के करीब हो गई। जुनून वहां से अपनी चेयर की तरफ जाते हुए बोली, मैं भी डिनर खत्म कर लेती हूँ अपना। ये बोलकर वो अपनी चेयर पर जाती, उससे पहले ही आरवी ने उसके पेट पर अपना हाथ रखा और बोला, जब हम दो एक जिस्म एक जान तो भला अलग अलग क्यों रहेंगे? जानम आओ मेरे पास। ये बोलते हुए उसने जुनून को एकदम से खींचा तो जुनून सीधा उसकी गोद में आकर बैठ गई। जुनून की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत उसकी गोद से उठने लगी, लेकिन आरवी ने अपना हाथ उसके पेट पर कस दिया। जुनून उसकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में हल्की नमी तैर गई थी। आरवी उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम जितना मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगी, जितना अपना दिमाग चलाओगी ना जानम, उतना ही मैं तुम्हारा दिमाग खराब करूंगा। मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो मेरी बात आसानी से मान लेते हैं। उन्हें मैं अपने करीब रखता हूं, लेकिन जो लोग मेरी बात आसानी से नहीं मानते ना, उन्हें मैं अपने और भी ज्यादा करीब रखता हूं, क्योंकि उन लोगों में हिम्मत होती है मुझे चैलेंज करने की। और चैलेंज लेना और देना दोनों रहम वोहरा को बहुत ज्यादा पसंद है। उसकी बात सुनकर जुनून उसकी तरफ देखती ही रह गई। आरवी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हें तो मैंने खाना खिला दिया, अब तुम मुझे खाना खिलाओ। उसकी बात सुनकर जुनून ने अपनी पलकें झपकाते हुए अपनी नजरें नीचे झुका ली और अपने हाथों से आरवी को खाना खिलाने लगी। जैसे ही जुनून निवाला बनकर आरवी के होठों की तरफ बढ़ाने लगी, आरवी ने उसकी नाजुक सी कलाई को कसकर पकड़ लिया और उसे बड़ी ही इंटेंस नजरों से देखते हुए वो निवाला खाने लगा। जुनून को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। पहले तो हरी काका और संतोषी काकी सिर्फ वहां पर खड़े थे, लेकिन अब तो वो दोनों उनके साथ बैठे थे। ऐसे में आरवी की इस तरह की हरकत बहुत ज्यादा अजीब थी। 2-4 निवाले खाने के बाद आरवी ने जुनून के निवाले वाला हाथ जुनून के ही होठों की तरफ बढ़ाया तो जुनून ने चुपचाप वो निवाला खा लिया, लेकिन थोड़ा सा खाना उसके होठों के पास लग गया। आरवी ने खाना खत्म होने के बाद जुनून के होठों के पास अपनी उंगली रखी और उस खाने के दाने को अपनी उंगली पर लेकर अपने होठों पर रखा तो जुनून की एकदम से कपकपी छूट गई। आरवी उसे बहुत ही इंटेंस नजरों से देख रहा था। वो तुरंत आरवी की गोद से खड़ी होकर ऊपर सीढ़ियों की तरफ भाग गई। आरवी उसे इंटेंस नजरों से देख रहा था। हरी काका और संतोषी जी भी अपनी जगह से उठी और वहां से बाहर की तरफ जाने लगी। तभी आरवी ने उन्हें रोका, 1 मिनट। आरवी के रोकने पर उनके कदम रुक गए। आरवी उन लोगों के सामने आकर खड़ा हो गया।
वो उनकी तरफ देखते हुए बोला, अगर कोई प्यार से हमें पुचकार दे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके साथ ही चिपक जाए। सामने वाला तो दिलदार अपनी औकात के हिसाब से होगा, लेकिन हमें अपनी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए। औकात भूले तो दुनिया भूल जानी पड़ेगी। सही कह रहा हूं ना मैं? हरी काका ने तुरंत अपना सिर हाँ में हिलाया। आरवी थोड़े सर्द लहजे में बोला, आज अपनी औकात भूलकर बहुत बड़ी गलती की है तुम लोगों ने, लेकिन मेरी जानम भी इस गलती में शामिल थी। अगर सजा तुम्हें दूंगा तो सजा उसे भी देनी पड़ेगी, और ऐसा तो ये रहम बोहरा कर नहीं सकता, इसलिए तुम लोगों की गलती भी माफ। लेकिन आइंदा ऐसी गलती हुई तो आप लोगों को तो पता ही है, मैं एक ही चीज के बारे में दो बार नहीं सोचता। ये बोलकर उसे एक सरसरी सी नजर उन दोनों पर डाली और तुरंत वहां से चला गया। हरी काका और संतोषी जी दोनों के चेहरे पर इस वक्त बेहिसाब डर झलक रहा था। वहीं दूसरी तरफ जुनून कमरे में आए और बाहर बालकनी की तरफ चली गई। उसका मन कुछ देर टहलने का कर रहा था, लेकिन इतना तो वो जानती थी कि आरवी के होते हुए ये पॉसिबल नहीं, इसलिए वो सिर्फ बालकनी में आ गई थी। तभी आरवी भी वहां पर आया और उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। जुनून ने एक नज़र उसे देखा और फिर वापस ऊपर आसमान की तरफ देखने लगी। तभी अचानक उसे एक अजीब सी स्मेल आई तो उसने वापस आरवी की तरफ देखा। इस वक्त आरवी सिगरेट के कश भर रहा था। जुनून उसकी तरफ देखते हुए बोली, सिगरेट हेल्थ के लिए खतरनाक होती है। आरवी हल्का सा तिरछा मुस्कुराया और बोला, जो खुद मौत हो उसे किस चीज का डर। जुनून बदबदाते हुए बोली, आपसे तो बहस करना ही बेकार है। ये बोलकर वो वापस आसमान की तरफ देखने लगी। आरवी सिगरेट का कश भरते हुए उसके करीब आया और उसके होठों की तरफ देखने लगा। जुनून भी उसकी तरफ देख रही थी और उसकी उन अजीब सी नजरों से डर रही थी। आरवी ने अपने मुंह में भरा हुआ धुआं जुनून की तरफ छोड़ा तो जुनून को अचानक से खांसी छूट गई। उसका चेहरा एकदम लाल होने लगा। जुनून की अभी सांस भी नॉर्मल नहीं हुई थी कि आरवी उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे किस करनी है तुम्हें। जुनून उसकी बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। क्या आरवी को समझ पाएगी जुनून? क्या करेगा वरुण जुनून को आरवी की जिंदगी से बाहर निकालने के लिए?